नमस्कार। 25,723 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। राजनीति में कुछ नंबर कहानियां कहते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र की कहानी समझेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे आंकड़े, रणनीति और जमीनी हकीकत मिलकर किसी भी चुनावी लड़ाई का नतीजा तय करते हैं। उत्तर प्रदेश के विशाल सियासी नक्शे पर कादीपुर एक आरक्षित सीट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है। ये एक ऐसा मैदान है जहां राजनीतिक दलों की किस्मत और लोगों की उम्मीदें दोनों दांव पर लगती हैं। और ये है वो नंबर 25,723। साल 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चुनौती है, एक लक्ष्य है। किसी भी राजनीतिक वापसी की कहानी इसी नंबर से शुरू होती है। तो आइए इस पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले कादीपुर के चुनावी समीकरणों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ का जनादेश कैसे बदलता रहा है, ताकत और कमजोरियों को परखेंगे और फिर जमीन से जुड़ी एक ठोस रणनीति की बात करेंगे। किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले उसके मैदान को समझना पड़ता है, और राजनीति का मैदान आंकड़ों से समझा जाता है। आंकड़े जो क्षेत्र की मौजूदा सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। तो देखिए 2022 के नतीजे क्या कहते हैं। बीजेपी को मिले लगभग 43.5% वोट, वहीं इस समाजवादी पार्टी करीब 32% पर सिमट गई। और इनके बीच का ये जो फासला है 11.7% का, यही है असली चुनौती। यही वो खाई है जिसे पाटना होगा। तो आखिर यहाँ के वोटर हैं कौन? कुल वोटर हैं करीब 3,80,000, लेकिन 2022 में वोट डालने निकले सिर्फ 57% लोग। मतलब एक बहुत बड़ी आबादी ने वोट नहीं दिया। और जो समीकरण यहाँ बनता बिगड़ता है वो मुख्य रूप से दलित और ओबीसी समुदायों के वोटों से तय होता है। साल 2022 का नतीजा कोई एक दिन की कहानी नहीं है। इसके पीछे 3 दशकों का इतिहास है, जिसमें कादीपुर की राजनीति ने कई करवटें ली हैं। भविष्य की रणनीति बनाने के लिए इस इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। ये स्लाइड कादीपुर की राजनीतिक अस्थिरता को साफ दिखाती है। देखिए 1996 में बीजेपी का दबदबा था। 2007 तक आते आते दलित वोट बीएसपी और एसपी में बढ़ता नजर आया। फिर 2012 में समाजवादी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की, 51% से ज्यादा वोट। लेकिन ये पकड़ बनी नहीं रह पाई। 2017 से बीजेपी ने वापसी की और 2022 में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। सिर्फ 10 साल में 51% से सीधे 32% पर। यह जनाधार में लगभग 20% की भारी गिरावट है। ये इस बात का संकेत है कि नींव में कहीं गहरी चोट लगी है। लेकिन इसमें एक उम्मीद भी छिपी है कि जो जनाधार एक बार बनाया जा सकता है, उसे सही रणनीति से वापस भी पाया जा सकता है। तो अब चलते हैं जमीनी हकीकत की तरफ। किसी भी वापसी की रणनीति बनाने से पहले अपनी ताकत और कमजोरियों को पूरी ईमानदारी से तौलना पड़ता है। चलिए चैलेंजर की मौजूदा स्थिति का एक विश्लेषण करते हैं। सबसे बड़ी ताकत है उम्मीदवार की अपनी जमीन से जुड़ी दलित पहचान। एक आरक्षित सीट पर यह एक मजबूत शुरुआत देती है। साथ ही पूर्व विधायक होने का अनुभव उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा बनाता है, जिस पर एक आधार बनाया जा सकता है। लेकिन कमजोरियां भी उतनी ही गंभीर हैं। पार्टी बदलने के फैसले ने वोटरों के बीच भरोसे का एक संकट पैदा किया है। इसके अलावा बूथ स्तर पर पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है, और आज के दौर में डिजिटल दुनिया में मौजूदगी न के बराबर होना एक बहुत बड़ी कमी है। और यहीं पर एक बात समझना जरूरी है। राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये लोगों के सम्मान और उनकी आवाज से जुड़ी है। हर नागरिक को जानकारी के साथ अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों का सार है। तो बाहर के हालात कुछ मौके भी दे रहे हैं। मौजूदा सरकार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जब जमीन तक नहीं पहुंचता तो लोगों में नाराजगी होती है, और छोटे दलों के साथ गठबंधन करके एक बड़ी ताकत बनाने की गुंजाइश भी मौजूद है। पर खतरे भी असली हैं। सत्ताधारी पार्टी की चुनावी मशीनरी बहुत मजबूत है। वो बड़े राज्य स्तरीय भावनात्मक मुद्दों से स्थानीय बहस का रुख मोड़ सकते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाला गलत प्रचार एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल उठता है, अब आगे क्या? यहां से वापसी का रास्ता क्या है? इसका जवाब एक व्यापक रणनीति में छिपा है, जिसे हम चतुर्मुखी सिद्धांत कह सकते हैं। ये रणनीति 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, चुनावी, यानी सही वोटरों पर फोकस। दूसरा, संगठनात्मक, यानी बूथ तक मजबूत टीम। तीसरा, कथात्मक, यानी लोगों को छूने वाली कहानी।
और चौथा संसाधन, यानी इन सब को चलाने के लिए जरूरी सपोर्ट। एक कामयाब वापसी के लिए इन चारों का तालमेल जरूरी है। रणनीति हवा में नहीं बनती, वो लोगों की तकलीफों और उम्मीदों से बनती है। ये टेबल दिखाती है कि खेती का संकट, बेरोजगारी और जातिगत अन्याय जैसे मुद्दे लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। एक असरदार कहानी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बुननी होगी। एक बेहतरीन रणनीति भी सिर्फ कागज पर रह जाती है अगर उसे जमीन पर उतारने का कोई एक्शन प्लान न हो। अब हम देखेंगे कि कैसे इस रणनीति को 90 दिनों की एक समयबद्ध कार्य योजना में बदला जा सकता है। इसका तरीका चरणबद्ध होगा। पहले 30 दिन सिर्फ जमीनी संपर्क बनाने और संगठन को जगाने के लिए। अगले 30 दिन अपनी बात, अपना घोषणा पत्र लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत झोंकने, हर बूथ को सक्रिय करने और विरोधियों के प्रचार का जवाब देने के लिए। चुनाव जीतना सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली मकसद एक ऐसा नेतृत्व देना है जो सिर्फ चुनावी तिकड़म से नहीं बल्कि शासन की गहरी समझ और सेवा की भावना से आता है। और यहीं पर शासन की एक और अहम बात आती है, लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर व्यक्ति की सहमति जरूरी है। एक अच्छा नेता इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि वो लोगों के विश्वास और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करे। असली नेतृत्व का मतलब है लोगों के लिए सुलभ रहना, उनके बीच जाना और उनकी किसी एक बड़ी समस्या जैसे पानी या स्कूल को हल करने का सार्वजनिक वादा करना। ये सिर्फ वोट मांगना नहीं है, ये भरोसा अर्जित करना है। और ये ही इस पूरी कवायद का सार है। डेटा, विश्लेषण और रणनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने के औजार नहीं है, ये बेहतर शासन और जन सेवा के माध्यम है ताकि हर नागरिक सम्मान के साथ जी सके। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या आज की राजनीति में, जहां डिजिटल शोर और पुरानी वफादारियां हावी हैं, जमीनी मुद्दों पर आधारित एक अनुशासित अभियान वाकई एक बड़ा राजनीतिक बदलाव ला सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।